हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज जो आपकी 9.1 है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1, उसके हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले सभी क्वेश्चंस, सभी एग्जांपल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडस्टल। अब पेडस्टल क्या होता है? एक बेस होता है। जैसे यहाँ पर एक स्टैचू की बात हो रही है, देखो हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो कि इसमें एक स्टैचू की बात हो रही है और एक पेडस्टल। देखो पेडस्टल बेसिकली ना कुछ ऐसा होता है, बेस वगैरह होता है कुछ भी। अब ये मान लो आपका ग्राउंड है, ठीक है। अब ग्राउंड पर ये क्या है? पेडस्टल है, ठीक है। पेडस्टल एक बेस है जिसके ऊपर क्या है? एक स्टैचू लगा हुआ है। यहाँ पर एक स्टैचू है, ये क्या है? एक स्टैचू। आई होप इतना आप समझ पाए हो। इसकी हाइट कितनी है? 1.6 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई पॉइंट होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू। अब ये स्टैचू है, ये स्टैचू का टॉप है, इसके टॉप पर जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। एंड फ्रॉम सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडस्टल। देखो ये स्टैचू का टॉप है, ये पेडस्टल का टॉप है, यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है? 45, ठीक है। तो फाइंड हाइट ऑफ पेडस्टल, तो ये हमें फाइंड करना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ पाए हो, उसकी डायग्राम भी यहाँ पर बनी हुई है जो पिछली लास्ट वीडियो में हमने 7th क्वेश्चन किया था। सेम देखो 45 और 60 एंगल है। ध्यान से देखो, यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं, यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं। 7th क्वेश्चन में हमें ये गिवन था, ये फाइंड करना, मतलब ये गिवन था, ये हमें ऊपर वाला हिस्सा फाइंड करना था। अब हमें ये गिवन है, नीचे वाला हिस्सा फाइंड करना है। तो अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आया तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो यहाँ पर डायग्राम जो है वो बना लेते हैं। अब देखो ये आपकी डायग्राम है, ठीक है। ये पेडस्टल है ब्लू में, ग्रीन में स्टैचू है, ये 1.6 मीटर लंबा है और ये टॉप ऑफ पेडस्टल मैंने आपके नोट्स के लिखा है। यहाँ पर 45 एंगल बन रहा है, बड़ा एंगल जो ऑरेंज वाला है वो 60 बन रहा है। ये सब कुछ आपको पता है। तो जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये हमें चीज़ गिवन है और यही हमें फाइंड करनी है। मतलब ये देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर का ही हिस्सा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को फिर कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखो ध्यान से, तो राइट एंगल ट्रायंगल दो काउंट करके बताओ आप कौन कौन सी हैं। BDC और ACD, दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं। आपको हमेशा बोलता हूँ ट्रायंगल्स बहुत बन रही हैं, ये भी एक ट्रायंगल बन रही है ये वाली, अगर आप देख पा रहे हो। बट हमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात करनी है, तो पहले मैं छोटी ट्रायंगल की बात करूँगा। तो यहाँ देखो छोटी ट्रायंगल से भी हमें कुछ मिलेगा तो नहीं, तो चलो फिर भी ऐसा करते हैं, छोटी ट्रायंगल की पहले बात करते हैं। उससे ना देखो, छोटी ट्रायंगल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। वैसे ये चीज़ हमें, ये भी हमें फाइंड ही करनी है, ये भी हमें गिवन नहीं है। बट ये जो है ये बड़ी ट्रायंगल में भी है और ये कॉमन हिस्सा है, तो इसलिए मैं छोटी ट्रायंगल की पहले बात कर रहा हूँ। तो इन ट्रायंगल BDC, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो tan 45। अब tan 45 को देख के हमेशा मुझे खुशी मिलती है क्योंकि tan 45 आपको पता है ये कितना है पहले? BC और बेस कितना है? DC। क्यों खुशी होती है? क्योंकि tan 45 कितना होता है? 1, ठीक है, BC अपॉन DC। तो विच एम्प्लाइज DC इज इक्वल टू BC। तो ये एक रिलेशन आ गया, ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे। अब बड़ी ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल, बड़ी कौन सी है? ACD, इन ट्रायंगल ACD। अब यहाँ पर एंगल फिर से देखो, ये वाली चीज़ हमें फाइंड करनी है, ये वाला कुछ हमें रिलेशन पता है। तो P और B किस में होता है? tan में, P/B। अब परपेंडिकुलर हमारा है AC और बेस कितना है हमारा? DC। तो tan 160 की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी होगी। देखो ये टेबल आपको आना चाहिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ √3, ठीक है। तो इसको याद करने की टेक्निक भी मैंने आपको बताई हुई है। AC, तो AC अपॉन DC। तो विच एम्प्लाइज AC की वैल्यू कितनी आ गई? √3 इंटू DC, ठीक है। तो अब देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है वैल्यू BC की, हमें निकालनी है वैल्यू BC की, ठीक है। तो इसका हम यूज़ करेंगे। तो ऐसा करते हैं, अब AC को ना मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करने वाला हूँ। AC को, ये है AB प्लस BC। अब दो पार्ट्स में क्यों ब्रेक किया? क्योंकि एक हिस्सा मुझे पता है, इज इक्वल टू √3 इंटू BC यूजिंग 1। ध्यान से देखो,
ध्यान से देखो, यहाँ पर DC की वैल्यू BC है, वो मैंने यहाँ पर यूज़ की है। ठीक है, इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो हमारी ईजी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे आपके सामने, ठीक है, और BC हमें कैलकुलेट करना है। तो क्यों ना BC को, देखो AB की वैल्यू थी 1.6, अब BC को ना क्यों ना मैं उधर ले जाऊँ, ठीक है, -BC, इसको मैं उधर ले गया। अब इसमें से BC कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना आएगा, √3 -1। BC मैंने कॉमन निकाला, √3 रह गया, यहाँ से कॉमन निकाला तो 1 आ गया। तो विच एम्प्लाइज BC कितना आ गया, 1.6 अपॉन √3 -1। अब देखो मैं जस्ट आंसर को क्रॉस चेक कर रहा था, क्योंकि आप अपना आंसर यहाँ पर छूट सकते हो, हाइट ऑफ पेडस्टल इतनी है, बट क्योंकि नॉर्मली हम क्वेश्चन को हमेशा आंसर मैच करने की कोशिश करते हैं, और वैसे भी नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट को क्यों छोड़ना, तो यहाँ पर मैंने रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, रैशनलाइज करना आपको आता है, तो 1.6 इंटू √3 +1 होल डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या आएगा, A² माइनस B², क्योंकि आपको पता है A माइनस बी A प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ये जस्ट आपके नोट्स के लिए, ठीक है, कुछ चीज़ें जो आपके सिर्फ नोट्स के लिए होती हैं, ये आपको याद दिलाने के लिए कि हमने यहाँ पर ये वाली टेक्निक जो है, मतलब ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ किया। तो इसको तो अभी सॉल्व नहीं करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो विच एम्प्लाइज BC कितना आ गया, 1.6 इंटू √3 +1 डिवाइड बाई 2। अब 1.6 को मैं, देखो इसको डिवाइड बाई 2 करना है, इसको अब ऐसे भी कर सकते हो, इसका डेसिमल डालो, 2 8 तो 0.8 आ गया, यानी कि अगर इसको मैं कट करूँ, इसको मैं अगर कट करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 0.8 √3 +1 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ पेडस्टल कितनी आ गई, 0.8 इंटू √3 +1 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। एक बार जल्दी से दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। देखो ये हमारा क्वेश्चन था, सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेटमेंट को समझना, डायग्राम को बनाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब कुछ छोड़ दो, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो वो बोल रहे हैं कि स्टैचू है जो 1.6 मीटर लंबा है, जो किसी पेडस्टल के टॉप पर है। आपको पेडस्टल का मतलब चाहे ना भी पता हो, वो पेडस्टल के टॉप पर है, ठीक है, तो पेडस्टल के टॉप पर स्टैचू खड़ा है जो 1.6 मीटर लंबा है। अब वो बोल रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आपको मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखना, डिप्रेशन मतलब नीचे देखना, एलिवेशन मतलब ऊपर की ओर देख रहा हूँ, टॉप ऑफ स्टैचू, ये टॉप ऑफ स्टैचू है, कितना एंगल है, 60 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ पेडस्टल कितना बन रहा है, 40 है। कई बार वो जानबूझ के आपको यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, इस बात का प्लीज़ ध्यान रखना। वो बोल सकते हैं बॉटम ऑफ स्टैचू, तो बॉटम ऑफ स्टैचू भी यही होगा, टॉप ऑफ पेडस्टल भी यही है, तो इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखोगे। तो आपको पता है कि हमें ये चीज़ पता है, ये पेडस्टल की जो हाइट है या लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल्स रहो, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही हैं, दोनों का मैंने यूज़ करना है, और दोनों के यूज़ के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो मैंने छोटा क्यों यूज़ किया, क्योंकि मुझे पता था यहाँ 45 है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन निकल सकता था, मैंने BC और DC का रिलेशन निकाल लिया। जब मैंने बड़ी ट्रायंगल ली तो उसमें भी DC आना था, तो इसलिए मैंने रिलेशन निकाल लिया, तो यहाँ पर भी ये रिलेशन आ गया। तो DC की वैल्यू मैंने BC फिल की और AC को मैंने ब्रेक कर दिया AB प्लस BC। अब जैसे ही मैंने ब्रेक किया तो वहाँ से मेरे पास BC की वैल्यू आ गई। अब ये रैशनलाइज इसलिए कि ताकि हमारा आंसर परफेक्टली NCERT से मैच हो जाए, और ये सब कुछ आपको आना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की बात करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर, तो बिल्डिंग और टावर एक बार पढ़ लो, इज 30 डिग्री, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो मैंने क्वेश्चन हमेशा देखो, हमेशा एक बार ठंडे दिमाग से क्वेश्चन पढ़ लिया। अब उसके बाद इसको रफ में बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो ग्राउंड ही बना लो, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ों की बात हो रही है, एक है आपका टावर, एक है आपकी बिल्डिंग, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इनमें से टावर कौन है, बिल्डिंग कौन है, मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैंने दोनों बराबर बनाए हैं, मुझे नहीं पता ऊंचा कौन है, वो आपको भी क्वेश्चन में क्लियर होगा, ठीक है, तभी आपकी डायग्राम सही बनेगी। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो ऐसा करते हैं, एक को बिल्डिंग लिखते हैं, मान लो ये बिल्डिंग है, ये आपका मान लो टावर है, ठीक है। अभी मैं बराबर हाइट रख रहा हूँ।
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर देखना। तो टॉप ऑफ बिल्डिंग के अगर मैं ऊपर की ओर देखूं, फ्रॉम फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर ये रहा, तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो वैसे मुझे यहीं से क्लियर हो गया। तो देखो ध्यान से आगे बढ़ के देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, ये टॉप ऑफ टावर है, फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, ये फुट ऑफ बिल्डिंग है, इज 60 डिग्री। मतलब अगर 60 डिग्री एंगल थोड़ा सा ऊंचा होगा तो मतलब टावर हमारा जो है वो ज़्यादा ऊंचा है। तो डायग्राम कुछ ऐसी है। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, तो बिल्डिंग की हाइट पता करो। आई होप पहले क्वेश्चन आपको समझ में आया। देखो, एक मैंने टावर बनाया, एक मैंने बिल्डिंग बनाई। वो बोल रहे हैं कि बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बन रहा है? फ्रॉम फुट ऑफ टावर। अब ये फुट ऑफ टावर है तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। सेम वे से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग का फुट ये है 60 डिग्री है। तो टावर की हाइट दे दी है तो इसकी उन्होंने पूछी है, तो सबसे पहले डायग्राम यहाँ पर हम बना लेते हैं। अब देखो ये आपकी डायग्राम जो मैंने को समझाई थी, ठीक है। तो ये ब्लू में जो टावर पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और बिल्डिंग पर 30 डिग्री, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। ये 50 मीटर, वी हैव टू फाइंड AP। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में, मतलब देखो नॉर्मली हमने ऐसे बहुत से क्वेश्चंस किए हैं, मतलब हर क्वेश्चन में हम नई चीज़ सीखते जा रहे हैं। अब यहाँ पर भी हमने क्या सीखना है, देखो ध्यान से देखो। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल पहचानने की कोशिश करो। तो यहाँ पर कई बार कुछ बच्चों को राइट एंगल ट्रायंगल देखने में दिक्कत आती है, बट मैं एक्चुअल में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक बड़ी ये बड़ी DCB और ABC, ठीक है। ये कुछ बच्चों को देखने में मुश्किल लगती है कि यहाँ पर एंगल कुछ 60 डिग्री बना, बट एक्चुअल में ये 90 डिग्री है, ये ऐसे देखे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं आपको यहाँ पर मुझे डायग्राम दोबारा से बना के दिखाऊंगा, बट हम करने क्या वाले हैं, ध्यान से देखो। इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में कॉमन क्या है? ये वाला हिस्सा जो है वो कॉमन है, BC। तो अगर मैं बड़ी ट्रायंगल से, ये गिवन है, और ये निकाल लूँ, और अगर ये निकल गया तो ये निकाल लूँ, तो इस तरह का हमारा प्रोसीजर जो है वो रहने वाला है। वो पहले मैं आपको यहाँ पर बना के डायग्राम जो है वो दिखा दे। अब देखो आपके सामने मैंने बड़ी ट्रायंगल आपको बना के दिखाई है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये हिस्सा हमें पता है, ये हमें निकालना है। ये क्यों निकालना है? ताकि इससे हम ये वाला हिस्सा निकाल पाएँ। तो यहाँ पर tan 60, क्योंकि ये परपेंडिकुलर एंगल के सामने और ये बेस है, तो tan 60 कितना होता है? P/B। अब tan 60 की आपको वैल्यू पता है, ये टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है, √3। तो √3, अब परपेंडिकुलर हिस्सा है DC और नीचे वाला हिस्सा है BC। अब ये 50 है, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 50/√3, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर देते हैं ताकि बाद में कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। तो हमारे पास विच एम्प्लाइज BC कितना आ गया? 50√3/3, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो BC आ गया, इसको आप नंबर 1 दे दो। अगर BC आ गया तो AB निकालने की कोशिश करेंगे, उसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो आपको पता, अब मैंने छोटी ट्रायंगल ले ली, अब आपको पता है ये वाला एंगल कितना है, बेसिकली ना हो तो 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें ये फाइंड करना, BC हिस्सा हमने निकाल लिया। तो tan 30 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो P/B। अब परपेंडिकुलर कितना है हमारा? AB, बेस कितना है हमारा? BC। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब AB हमें निकालना है, अब BC एक बार ऐसे ही लिख लो, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज AB कितना आएगा? BC/√3। अब देखो ऐसा करते हैं, इसको BC की वैल्यू फिल करने की कोशिश करते हैं। 50√3/3, अब नीचे है √3, यहाँ पर आप लिख लो यूजिंग 1। तो विच एम्प्लाइज AB कितना आ गया? 50√3/3√3, ये √3 यहाँ पर चला गया, अब ये कट गया जी, ठीक है। तो 50/3, ठीक है। तो 50/3 को अगर आप डिवाइड करके देखोगे ताकि हमारा आंसर परफेक्टली मैच हो जाए, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो 2 बच गया। तो उन्होंने लिखा है 16 2/3, तो कितना आंसर आ गया? 16 2/3 मीटर। तो ये हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग है और ये हमारा आंसर भी परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है।
देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि एंगल ऑफ एलिवेशन की, एक बिल्डिंग की बात हो रही है, एक टावर की बात हो रही है। अब मुझे कैसे पता कि दोनों एक अपोजिट साइड है, वो एक इकट्ठे भी तो हो सकते थे। अब उन्होंने बोला कि बिल्डिंग के टॉप पर एक एलिवेशन का एंगल बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, फुट ऑफ टावर से। तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। सेम वे से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ टावर पर, कहाँ से बन रहा है, फुट ऑफ बिल्डिंग से, तो यहाँ से बन रहा है। डायग्राम हमें क्लियर हुई। उसके बाद जस्ट आपको राइट एंगल अलग से दिखाने के लिए मैंने डायग्राम्स आपको बना के दिखाई हैं। पेपर में आप बनाओ चाहे ना बनाओ, कोई जरूरी नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने इस मतलब कि जो चीज़ मुझे पता है पहले मैंने उससे अननोन चीज़ फाइंड करी, मतलब बी सी। ठीक है, अब बी सी क्यों फाइंड की, क्योंकि बी सी जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन था। जैसे बी सी पता लगा तो मुझे ए बी भी पता लग गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन भी आपको केस स्टडी में आ सकता है और वो आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं जो हमने यहाँ पर निकाला था। तो केस स्टडी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हैं। अगर आपको इन दोनों में कोई भी डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।